डीएलएड मंजूर अली महाविद्यालय करजहां देवरिया के डीएलएड बैच 2019 के छात्र छात्राओं को हमारी शुभकामना है। और इसके साथ साथ आज हम लोग अध्ययन करेंगे विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत महाजनपद। महाजनपद में हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध के जन्म से पहले भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। वो महाजनपद कौन कौन थे? वो था काशी, पहला महाजनपद था काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। दूसरा कोसल था, कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती या अयोध्या। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह भी इसको कहते हैं। वज्र की राजधानी थे सुक्तिमती। मल्ल की राजधानी वज्र की राजधानी थे मिथिला या विदेह। मिथिला या विदेह। मल्ल की राजधानी थी कुशिनारा या पावा। चेद की राजधानी थी सुक्तिमती। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी थी, पांचाल में 2 पांचाल थे, एक उत्तरी पांचाल, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। उसके बाद मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी कोटली। अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंत की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। कंबोज गांधार की राजधानी थी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी थी हाटक। इस तरह से भगवान बुद्ध के जन्म से पहले या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उन 16 महाजनपदों में काशी की राजधानी वाराणसी, कोसल की राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, वज्र की राजधानी मिथिला या विदेह, मल्ल की राजधानी कुशिनारा या पावा, शेर की राजधानी सुक्तिमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल के उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अस्मक की राजधानी कोटली थी। अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी हाटक थी। इस तरह से 16 महाजनपदों में भारत बटा हुआ था। अब इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमको मिलती है बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र
इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमको बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है और जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है कि ये भारत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। आप इसको याद कर लेंगे। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती अयोध्या, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह, बज्जी मिथिला विदय, मल की राजधानी कुशीनारा जो अब कुशीनगर के रूप में है, चेल की राजधानी सुक्तिमती। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। दीजिएगा इसको। अब हमको पढ़ना है इसमें जो आपके सिलेबस में है मगध के विषय में। हमको मूल रूप से पढ़ना है मगध के विषय में। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। तो इसके पहले थोड़ा सा हम देखेंगे ये भारत के भूगोल का नक्शा। ऐसे जो हमारा भारत का भूगोल है, तो यहां पर एक खैबर दर्रा है। क्योंकि जो हमारा भारत का भौगोलिक परिदृश्य है उसमें यहां से लेकर के और यहां गुजरात तक, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के नीचे बंगाल की खाड़ी इधर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है। नीचे दक्षिण साइड में हिंद महासागर है, पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब ट्रेन नहीं थे, जब हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था, जब किसी गाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो फिर दूसरे देश से लोग किस तरह से हमारे देश में प्रवेश करते थे। जब इधर से बंगाल की खाड़ी थी, कोई रास्ता नहीं था, इधर से भी कोई रास्ता नहीं, इधर से भी कोई रास्ता नहीं, और भारत पर आक्रमण करने के लिए यदि कोई विदेशी राजा अपनी सेना के साथ 5000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख सेना के साथ आता है, तो नाव से पार करना ये संभव नहीं था। क्योंकि नाव के माध्यम से थोड़े थोड़े सेना आते और भारत के लोग थोड़े थोड़े सेनाओं को काबद्ध कर दिया करते। इसलिए अब तीनों तरफ से रास्ता न होने की वजह से इधर हिमालय पर्वत था। अब जो है एक रास्ता था, यहाँ एक खैबर दर्रा करके एक रास्ता था। इसी खैबर दर्रे से यूरोप के तमाम देशों के लोग हमारे भारत में आते थे और भारत पर आकर के आक्रमण करते थे। मगध का जो क्षेत्र है ये लगभग क्षेत्र मगध का था, जिसको आजकल हम बिहार, पटना, भागलपुर के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र, इसका आधुनिक नाम है बिहार, पटना, भागलपुर का जो क्षेत्र है उसी का प्राचीन नाम था मगध। मगध के जो लोग थे, मगध से भी विशाल इसमें यस्मक, अवंती, इन राज्यों का क्षेत्रफल मगध से भी ज्यादा था। लेकिन फिर भी उस समय 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध इसलिए था कि मगध के पास एक पर्वत था और पर्वत के किनारे बहुत विशाल जंगल था। उस जंगल में घोड़े, हाथी, तमाम जानवर मिल जाते थे, जिसका उपयोग वहां का राजा अपनी सेना को चलने के लिए घोड़े का प्रयोग कर लेता था, हाथी का प्रयोग कर लेता था, और ये घोड़े हाथी उसको आसानी से मगध में मिल जाते थे। दूसरी बात, जो जंगल थी मगध के जंगल से बहुमूल्य लकड़ियां मिल जाती थी। उन लकड़ियों से उसका आर्थिक जो क्षेत्र है वो मजबूत रहता था। और ये जो क्षेत्र है यह बिहार, भागलपुर और ये जो क्षेत्र मगध का था, यह गंगा और जमुना दोनों नदियों के बीच के द्वाब में बसा हुआ क्षेत्र था। तो जहां भी द्वाब का क्षेत्र होता है, उस द्वाब के क्षेत्र में की जो भूमि होती है वो काफी उपजाऊ होती है। इसलिए मगध में खेती किसानी लोग उस समय करते थे और कृषि की पैदावार ज्यादा होती थी, जिससे वहां सेना और वहां के रहने वाले लोग आसानी से उनका भोजन चलता था। सेना काफी, मगध का शासक काफी सेना बढ़ा लिया था। तो इस तरह से मगध के शक्तिशाली होने के 3 कारण थे। पर्वत का होना, पर्वत के किनारे जंगल का होना जिससे लकड़ी मिल जाता था, हाथी घोड़े मिल जाते थे, और मगध का क्षेत्र गंगा जमुना के द्वार के बीच का क्षेत्र था, 2 नदियों के बीच का भूभाग था, इसलिए काफी उपजाऊ था। और इसलिए भी आर्थिक दृष्टिकोण से मगध काफी शक्तिशाली राज्य था, काफी शक्तिशाली महाजनपद था। मगध पर हम लोग जो देखेंगे, हम लोगों के सिलेबस में जो दिया है वो ये दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य कब आक्रमण किया और मगध
मगध पर वह पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, तो हम लोग देखेंगे कि सिकंदर का आक्रमण कैसे होता है। तो देखिए, मगध पर शासन था पहले नंद वंश का। नंद वंश का शासन था और नंद वंश के शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश का संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को मार करके उसकी हत्या कर दिया। लेकिन जब यहाँ नंद वंश में घनानंद का शासन था, उसी समय जो हमको पढ़ना है सिलेबस में, सिकंदर का आक्रमण, उसी समय सिकंदर का आक्रमण हुआ। अभी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन नहीं हुआ था मगध पे। मगध के विषय में सुनकर के सिकंदर पूरा विश्व विजयी करते हुए निकला था, तमाम देशों को पराजित करते हुए इस भारत के खैबर दर्रे से होकर के वह भारत में प्रवेश किया। और भारत में जब प्रवेश किया तो आप यहाँ एक राज्य था छोटा सा, तक्षशिला, जो इसमें देखे हैं आप, तक्षशिला एक छोटा सा राज्य था जिसका एक राजा था। उस राजा आंभी, उस शासक का नाम था आंभी। आंभी को उसने हराने की कोशिश किया, तो अभी ये युद्ध नहीं प्रारंभ हुआ था, उसके पहले आंभी ने समर्पण कर दिया और सिकंदर के साथ हो गया। उसके बाद एक पंजाब का क्षेत्र था, पंजाब के क्षेत्र में जो है वो आया। पंजाब का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र का एक राजा था पोरस। पोरस ने चंद्रगुप्त मौर्य की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की अधीनता को पोरस ने स्वीकार नहीं किया, जिसके फलस्वरूप झेलम नदी के तट पे, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एक नदी ऐसे निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और सिंधु नदी के बाद यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम, जम्मू कश्मीर से निकलती है, उस नदी का नाम है झेलम। प्राचीन नाम इसका नाम है बितस्ता नदी, उस समय उसका नाम था बितस्ता नदी। इसी झेलम नदी के तट पे सिकंदर से और राजा पोरस से युद्ध हुआ। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पे पोरस से और सिकंदर से घमासान युद्ध हुआ, लेकिन सिकंदर वहां पराजित हो गया, उसका बेटा उस युद्ध में मारा गया। सिकंदर पराजित हो गया। सिकंदर को जब पराजित करके जब पोरस को लोगों ने, सिकंदर के सेना ने पोरस को पराजित कर दिया, तो पोरस को सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया और सिकंदर ने पोरस से पूछा कि ये बताओ पोरस, हम तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। तो पोरस ने कहा कि एक शत्रु राजा दूसरे शत्रु राजा से जिस तरह का व्यवहार करता है उसी तरह का व्यवहार मेरे साथ किया जाए। पोरस के इस जवाब को सुनकर के सिकंदर काफी प्रभावित हुआ। उसने कहा कि यह बहुत ही वीर व्यक्ति है, दूसरा कोई राजा होता तो अपने जान की भीख मांगता, अपना राज्य मांगता, भीख मांगता, लेकिन पोरस अपना राज्य और भीख दोनों नहीं मांग रहा है। ऐसे में वह पोरस से प्रसन्न होकर के इसका राज्य इसे वापस दे दिया और इससे मित्रता कर लिया। अब सिकंदर की सेना वहां से आगे बढ़ी और कई छोटे छोटे राज्य जैसे गलागिनिकोय और छोटे छोटे राज्य थे, इन राज्यों को पराजित करते हुए, जैसे आप देखें यहाँ से एक सिंधु नदी बहती थी और फिर इसके बाद झेलम नदी, फिर एक नदी बहती थी चिन्नाव, फिर से एक नदी बहती थी राबी, फिर से एक नदी बहती थी ब्यास। देखिए ये झेलम नदी हो गया, ये सिंधु नदी, सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चिन्नाव, चिन्नाव के बाद राबी, और राबी नदी के बाद एक नदी थी जिसका नाम था ब्यास। सिंधु नदी को उसकी सेना ने पार किया, झेलम नदी को उसकी सेना ने पार किया, फिर चिन्नाव नदी को उसकी सेना ने पार किया और फिर रावी नदी को उसकी सेना ने पार किया। और उसके बाद ब्यास नदी के तट पर आते आते सिकंदर की सेना पूरी तरह से हार गई थी और सिकंदर की सेना के जितने भी सेनापति थे और जो सेना के लोग थे, उसने कहा कि हम लोग हार चुके हैं बुरी तरह से, अब हम लोग मगध की तरफ नहीं जा सकते हैं। इसलिए सिकंदर
ये सोच लिया कि अब जब सेना हार गई है और ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर रही है, ऐसे में सिकंदर 19 माह तक भारत में रहने के बाद सिकंदर फिर वापस लौट गया। उसका जो सपना था कि हम मगध पे साम्राज्य स्थापित करें, मगध से युद्ध करके मगध को जीतें, उसका सपना अधूरा रह गया और यहां से वह वापस चला गया। जब वापस जा रहा था तो रास्ते में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई। और सिकंदर की जब मृत्यु हो गई, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साथ 2 सेनापति आए थे। एक सेनापति था उसका जो थल सेना का सेनापति था, सिकंदर का जो थल सेना का सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। थल सेना का सेनापति उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और उसका एक जल सेना का सेनापति था उसका नाम था निर्याकस। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर भारत में प्रवेश किया था, ये सभी नदियों को पार करके झेलम को, चिन्नाव को, रावी को, सिंध को, सब नदियों को पार करके ब्यास नदी तक पहुंचा था। उसके बाद जब सेना उसकी वापस चली गई, सिकंदर रास्ते में सिकंदर की मृत्यु हो गई, तो सिकंदर के साथ है जो थल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेना का सेनापति निर्याकस, ये दोनों लोग यहाँ तक आए थे। तो जब इसका राजा मर गया, सिकंदर मर गया, तो सिकंदर का एक अधूरा सपना रह गया था कि हम मगध पे अपना साम्राज्य स्थापित करें। अब उसके सपने को पूरा करने के लिए 21 वर्ष के बाद सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में यहां युद्ध हुआ था और 305 ईसा पूर्व में लगभग 21 वर्षों के बाद सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया। और उस समय घनानंद का शासक नहीं था। उस समय तक चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को पराजित करके, और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था मगध पे शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए इस पर आक्रमण किया मगध पे, लेकिन वह सफल न हो सका। चंद्रगुप्त मौर्य से वह बुरी तरह से पराजित हो गया और पराजित हो जाने के बाद उसने अपने बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चंद्रगुप्त मौर्य से वह विवाह किया और फिर सेल्यूकस निकेटर वापस चला गया। तब से मगध पर शासन रहा चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य लंबे समय तक शासन किया। भारत के सभी पड़ोसी जो भी देश थे, अपने साम्राज्य का उसने पूरी तरह से विस्तार किया, राज्य का एकीकरण किया। 16 महाजनपदों को तोड़ करके उसने एक देश का रूप दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से ईसा पूर्व में संलेखना विधि से श्रवणबेलगोला द्वीप में, जो कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला द्वीप में अपना शरीर त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में उसका जो पोता हुआ, उसका जो नाती हुआ अशोक, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन धर्म में संलेखना का मतलब ये होता है
कि बिना अन्न या जल को ग्रहण किए लंबे समय तक भूख और प्यास के अभाव में शरीर को त्याग देना, मृत्यु को प्राप्त कर लेना, ये सल्लेखना कहा जाता है। ये जैन धर्म की एक विधि है। जैन धर्म में लोग अंतिम में ये मान लेते हैं कि जीव के द्वारा आहार नहीं किया जा सकता, और जो भी हम भोजन करते हैं उसमें कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीव जुड़े होते हैं। इसलिए उस धर्म को मानने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना विधि से अन्न जल सब छोड़ करके और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला द्वीप में 298 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसका बेटा था जिसका नाम था बिंदुसार। मौर्य वंश का दूसरा शासक, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और मौर्य वंश का दूसरा शासक बिंदुसार हुआ। बिंदुसार को हम अमित्रचेत, अमित्रघात, अमित्रचेत, अमित्रघात के नाम से इसको हम जानते हैं बिंदुसार को। और बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा। इसके कार्यकाल में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इसने एक काम किया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो इसको साम्राज्य दिया था, उस विशाल साम्राज्य को बिंदुसार सुरक्षित रखा। और सुरक्षित रखने के बाद इसने विवाह पद्धति को अपनाया। पास पड़ोस के जितने राजा थे उन राजाओं की कन्याओं से विवाह कर लेता था, ताकि वो राजा हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे और फिर हमारे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरह से बिंदुसार की 16 पत्नियां थी और 16 पत्नियों से बिंदुसार को पैदा हुए थे 100 बेटे। उस 100 बेटे में एक बेटे का नाम था अशोक। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। उसके बाद 272 ईसा पूर्व के बाद इसकी मृत्यु हो गई बिंदुसार की। बिंदुसार के मृत्यु के बाद अब 100 भाइयों में आपस में गृह युद्ध छिड़ गया कि कौन राजा बनेगा, और इस तरह से आपस में घमासान युद्ध चलता रहा 272 ईसा पूर्व से लेकर के 268 ईसा पूर्व तक, यानी 4 वर्षों तक लगातार इस मौर्य वंश में शासक बनने के लिए युद्ध चलते रहे। और अंततः अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके और 268 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 268 ईसा पूर्व में। 268 ईसा पूर्व में जब वह गद्दी पर बैठा, साम्राज्य को संभाला, उसके 7वें या 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में वह कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग का जो क्षेत्र है वो आजकल जो उड़ीसा प्रदेश है या ओडिशा उसका नाम अब है, इसी प्रदेश का हिस्सा था कलिंग। और कलिंग पर इसने इसलिए आक्रमण किया कि कलिंग के जो जंगल थे उसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत मजबूत मजबूत हाथियां रहा करते थे। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी ओडिशा राज्य इसके मगध साम्राज्य के आसपास का क्षेत्र था यहाँ तक, तो सीमा को सुरक्षित करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए और हाथियों को प्राप्त करने के लिए इस उद्देश्य से उसने कलिंग पर आक्रमण किया। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा और इस युद्ध को किसी तरह से सम्राट अशोक ने जीत लिया, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन हुआ और हृदय परिवर्तन के बाद वह बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने अपनाया बौद्ध धर्म। अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। तो इस तरह से आपको मगध साम्राज्य में आपको संक्षिप्त में नंद वंश, मौर्य वंश को पढ़ना था।
चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, बिंदुसार के विषय में और थोड़ा सा अशोक के विषय में। तो इस तरह से हम लोग देख चुके। अब फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद देखेंगे